दोस्तों के बीच जो इस बार 10 का एग्ज़ाम देगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिंदु -3 + 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो हम लोग जानते हैं चतुर्थांश कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है? 4। और पहला चतुर्थांश हम लोग जानते हैं कि एक्स अक्ष इधर जो है ये मेरा मूल बिंदु होता है। एक्स अक्ष का इधर मेरा धनात्मक होता है और इधर मेरा ऋणात्मक होता है। और मूल बिंदु से ऊपर वाई अक्ष पॉजिटिव होता है और मूल बिंदु से नीचे वाई अक्ष निगेटिव होता है। अगर फर्स्ट चतुर्थांश की बात करें तो फर्स्ट में दोनों प्लस होगा। क्यों? क्योंकि इधर एक्स प्लस और वाई भी प्लस। सेकेंड का बात करें तो एक्स मेरा माइनस है। ध्यान रखना है, पहले माइनस वाला एक्स को लिखते हैं, उसके बाद वाई को, पहले भुज उसके बाद कोटि। तो एक्स वाला तो एक्स क्या है मेरा माइनस, तो ये होगा सेकेंड में होगा मेरा माइनस, फिर वाई मेरा क्या ऊपर है तो प्लस। तो सेकेंड चतुर्थांश मेरा होता है माइनस प्लस। थर्ड का बात करें तो पहले एक्स उसके बाद वाई, तो एक्स मेरा क्या है माइनस और वाई भी मेरा क्या है माइनस। तो थर्ड चतुर्थांश जो होगा वो अगर माइनस माइनस है तो हम समझ जाएंगे वो थर्ड चतुर्थांश में है। फिर पहले एक्स वाला लिखेंगे तो एक्स मेरा इधर क्या है प्लस, और फिर वाई मेरा इधर नीचे मूल बिंदु से नीचे है तो मेरा होगा माइनस। तो फोर्थ चतुर्थांश क्या होता है, अगर प्लस और माइनस में है तो समझ जाएंगे वो मेरा चौथा चतुर्थांश में है। प्लस प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस है तो द्वितीय चतुर्थांश, माइनस माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश, और प्लस माइनस है तो चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसका बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, पहले है माइनस, क्या है मेरा माइनस, फिर प्लस है, क्या है प्लस। तो देखो माइनस प्लस मेरा किस में आया है, तो देखो ये सेकंड वाला में माइनस प्लस सेकंड वाला में है, तो ये मेरा होगा द्वितीय चतुर्थांश। क्या होगा? द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है ना। तो ये द्वितीय चतुर्थांश हुआ। अब भुज जो पहले रहता है उसको बोलते हैं एक्स, बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक, और एक्स निर्देशांक को ही बोला जाता है भुज। तो ये -3 ये पहले है तो आगे भुज पीछे कोटि, ये मेरा भुज पूछेगा तो -3 हो जाएगा और कोटि पूछेगा तो +5 होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या यानी जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है ना, या जो कर जाएगा। देखो यहाँ पर 2 - √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये मेरा अपरिमेय हो गया है। √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए मेरा ये अपरिमेय है। यहाँ अगर बात करें तो √3 और √3 मेरा कट जाएगा, बचेगा 2, और 2 मेरा क्या है परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या, तो ये मेरा सही होगा। √6 का अगर निकालेंगे तो पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसलिए मेरा अपरिमेय संख्या है। नहीं देखते हैं, एक द्विघात समीकरण का घात होगा तो द्विघात समीकरण द्वि मतलब दो, तो द्विघात है तो घात 2 होगा। कितना होगा? 2। अगर त्रिघात होता तो घात मेरा 3 होता, अगर चतुर्थघात होता तो घात मेरा 4 होता, अगर एक घात वाला अर्थात रेखिक समीकरण होता तो घात मेरा 1 होता। याद रखना है, जब रेखिक समीकरण यानी एक घात वाला तो घात 1, द्विघात समीकरण तो घात 2, त्रिघात समीकरण तो घात 3, चतुर्थघात समीकरण तो घात 4, ठीक है ना। उसका हल भी उतने होता है, द्विघात समीकरण का 2 हल, त्रिघात समीकरण का 3 हल, रेखिक समीकरण का 1 हल, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा कितना है 45 डिग्री, और यहाँ पर भी थीटा क्या है 45 डिग्री। तो ये अगर 45 और 45 दोनों समटिव मिल रहा है तो इसको बोल सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये मेरा सूत्र होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना था 1, तो इसका आंसर होगा सही 1। अगर आप लोग 45 का मान रख के भी बनाइएगा, 45 का मान होता है 1/√2, और 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 यानी आधा, 1/2 यानी आधा, आधा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1। लेकिन हम लोग को उतना नहीं करना है, सिर्फ देखा सूत्र पर बैठ रहा है। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू समान है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान, प्रायिकता का जो मान होता है याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रायिकता का जो मान होता है पी का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा या 0 से बराबर और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। तो प्रायिकता का मान बोला अधिकतम, तो अधिकतम कितना होता है 1। देखो 1 के बराबर या 1 से छोटा, लेकिन 1 से बड़ा नहीं, तो अधिकतम कितना होगा 1, कितना होगा, तो अधिकतम होगा 1। अगर न्यूनतम पूछेगा तो न्यूनतम होगा 0, क्या होगा 0। अगर पूछेगा कि दे देगा आप लोग को, दे देगा 0.9, 0.5, -1, बोलेगा इनमें से कौन सा प्रायिकता संभव नहीं है, तो माइनस में नहीं हो सकता, 0 छोटा नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता, तो माइनस वाला प्रायिकता मेरा नहीं होगा। और 1 से बड़ा 2, 3, 4, 5 ये सब प्रायिकता मेरा नहीं होगा। तो अधिकतम 1 न्यूनतम 0, तो अधिकतम पहले तो 1 होगा, ठीक है ना। और ये आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन में इस तरह भी पूछ देता है, ठीक है ना, कि प्रायिकता निम्नलिखित में कौन सही है, 4 को ऑप्शन दे देगा इस तरह करके, ठीक है। नहीं रखते हैं, पाई है, पाई मेरा क्या है, आप लोग सभी जानते हैं पाई मेरा अपरिमेय संख्या क्या है, और पाई का मान होता है 22.7, और पाई का दशमलव में मान होता है 3.14। नेक्स्ट देखते हैं, बहुपद रत्ना का एक शून्यक है। आप लोग को जब ऑब्जेक्टिव मारना है इसे बनाने वाला, तो आप लोग जानते हैं कि पिछला किस तरह तोड़ना है, कि गुना करने पर, जोड़ने पर, ये वाला गुना करने पर, ये दोनों गुना करते हैं तो जितना आता है
उतना गुना करने पर आना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर हम बना रहे हैं क्या, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। तो सिंपल से आप लोग बात रखिएगा, इतना याद रखिएगा कि किसको यहाँ रखें। अगर जिसको रखने पर, अगर 2 को रखने पर 0 आ जाए तो वो मेरा शून्य कहलाएगा। अगर -1 रखने पर 0 आ जाएगा तो वो मेरा शून्य कहलाएगा। 1 रखने पर 0 आएगा तो वो मेरा शून्य कहलाएगा। तो चेक करते हैं किसको रखने पर 0 होता है। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 और 2 दूनी 4, 8, 8 1 9, 0 नहीं आ रहा तो ये मेरा शून्य नहीं होगा। -1 रखते हैं इसके यहाँ पर, तो -1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अगर फिर यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1 × 2 -2 हो जाएगा। और फिर लास्ट में +1 है, कितना है +1। तो 1 और 1 2, 2 में से 2 जाएगा 0। तो मेरा देख रहे 0 आ गया है, इसलिए मेरा ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऐसे तो हल करने की विधि आप लोग जानते हैं, हल कर भी लीजिएगा, लेकिन हम बोलेंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इस तरह चेक कर लीजिएगा, फटाक से हो जाएगा, ठीक है ना। 1 रखने पर कभी भी 0 नहीं आएगा। देखो 1 रखिए, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ रखेंगे 2 × 1 2, 2 1 3 1 4 आएगा। 0 रखने पर भी 1 नहीं आएगा, देख लो। 0 रखने पर भी 0 नहीं आएगा, देख लो। यहाँ 0 रखेंगे तो ये मेरा 0, यहाँ रखेंगे 0 तो ये मेरा 0, लेकिन यहाँ 1 बच जाएगा। 0 नहीं आ रहा है तो मेरा आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तो याद रखना है, एक वृत्त पर अनंत स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। कितना स्पर्शरेखा, अनंत स्पर्शरेखा। एक वृत्त पर अनंत स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। लेकिन जब बात करें कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। कितना खींची जा सकती है, 2, मैक्सिमम 2, ठीक है ना। लेकिन जब डायरेक्ट बोले कि वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, बिंदु नहीं दिया हुआ है, तब होगा अनंत। और इस तरह भी क्वेश्चन आता है कि बताओ किसी वृत्त के अंदर कोई बिंदु स्थित है, उससे वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो उससे वृत्त पर किसी एक भी स्पर्शरेखा नहीं खींची जा सकती है, ठीक है ना। अंदर बिंदु तो एक भी स्पर्शरेखा नहीं, और जब एक बाहर बिंदु तो 2 स्पर्शरेखा, और जब बिंदु नहीं दिया हुआ है, सिर्फ पूछ रहा है कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो अनंत। कितना, अनंत, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इतना और इतना का परिसर। परिसर क्या होता है, परिसर होता है मेरा मैक्सिमम वैल्यू, यानी सबसे बड़ा वैल्यू घटा सबसे छोटा वैल्यू। सबसे बड़ा वैल्यू इसमें कौन है, देखो 30 है, और सबसे छोटा कौन है मेरा 9 है। ये दोनों घटा दो, 30 में से 9 घटाएंगे तो मेरा आएगा 21। कितना आएगा, 21। तो ये मेरा होगा परिसर। परिसर क्या करना है, परिसर निकालने कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ा वैल्यू में से सबसे छोटा वैल्यू घटा देना है, जो आएगा वो मेरा होगा परिसर। तो 30 में से 9 घटा देंगे तो मेरा 21 आएगा। कितना आएगा, 21। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, साइन 90 - थीटा। हम लोग जानते हैं साइन 90 - थीटा क्या होता है। साइन 90 - थीटा बराबर कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा। कोस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 90 - थीटा बराबर कोट थीटा। कोट 90 - थीटा बराबर टेन थीटा। सेक 90 - थीटा बराबर कोसेक थीटा। कोसेक 90 - थीटा बराबर सेक थीटा। याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, किसी घटना ई के लिए पीई और पीई डैश कितना होता है, हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1। पीई यानी घटना होने की प्रायिकता, और पीई डैश यानी घटना नहीं होने की प्रायिकता। दोनों को जोड़ने पर एक आता है। कितना आता है, 1। चलो एग्जाम्पल लेकर हम समझाते हैं। जैसे हम 1 रुपये का सिक्का लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मेरा है 9 10 11 9 10 11 11 5 7 6 का बहुलक है। बहुलक किसको कहते हैं, याद रखना है दोस्त। जो सबसे अधिक बार रिपीट होगा वो कहलाता है बहुलक। क्या कहलाता है, दिए गए सारणी में जो नंबर सबसे अधिक बार रिपीट होगा वो कहलाएगा बहुलक। तो देखो इसमें सबसे अधिक बार कौन है, तो 11 देखो यहाँ 3 बार है, और कोई ऐसा नंबर नहीं जो 3 बार है, इसलिए इसका बहुलक होगा 11। क्या होगा, 11। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। याद रखना, जो रूट में होगा, अगर चर रूट में होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर चर पर पावर माइनस में होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर चर बटा में होगा तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर चर पर पावर क्या है, और यहाँ पे एक चीज़ और रखना है कि चर पर पावर बटा में भी होगा तो भी बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ देखो चर पर पावर बटा में है तो ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है पूछ रहा, तो यही मेरा होगा। देखो यहाँ पर तो चर पर पावर ठीक है, यहाँ देखो मेरा चर पर पावर 1 है, यहाँ चर पर पावर कितना है, स्क्वायर है, लेकिन यहाँ चर पर पावर बटा में नहीं होना चाहिए। चर मेरा बटा में नहीं होना चाहिए, चर पर पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, चर मेरा रूट में नहीं होना चाहिए, और चर जो है 1 बटा यानी चर जो है हर के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर इतना चीज़ फॉलो करता तो ये मेरा बहुपद नहीं होगा। तो देखो यहाँ चर पर पावर बटा है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो हम बताए थे आप लोग को हल करने का तरीका कि देखो अगर ये दोनों जोड़ के 90 हो रहा है, कितना हो रहा है, 90 होगा ही। आप लोग से इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा। अगर हमको 35 डिग्री मान नहीं पता है, हमको 55 डिग्री मान नहीं पता है, जब मान पता नहीं रहेगा तो ये दोनों का जो योग हमेशा 90 होगा, ये फिक्स है। तो 90 होगा तो हमेशा मारना है 1। क्या मारना है, 1। सिर्फ देखना है कि 35 से 55 90 मार दो 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
AP इतना 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 का ग्यारहवां पद क्या है? तो ग्यारहवां पद यानी ग्यारहवां पद हम लोग सूत्र जानते हैं, nवां पद बराबर क्या जानते हैं? T11 बराबर क्या होगा? A प्लस n। तो A मेरा कितना है यहाँ? -3 दो प्लस n-1, n यहाँ कितना है? 11 दो -1 इंटू डी, देखो कितना बढ़ रहा है। तो इससे जब इसको माइनस करेंगे तो कितना बढ़ रहा है? अढ़ाई बढ़ रहा है। -3 था, हो गया -आधा, यानी अढ़ाई बढ़ रहा है। अढ़ाई बढ़ रहा है यानी 5/2 बढ़ रहा है। अढ़ाई को हम बोलते थे 5 रुपये का आधा बोल सकते हैं ना। हाँ, अब देखो -3 का -3 प्लस का प्लस, 11 में से 1 जाएगा, बचेगा 10, और 10 से मैं जब 2 से हम 10 में भाग देंगे बचेगा 5, 5 25, कितना हो रहा है? 25। और 25 में जब मेरा 3 माइनस होगा बचेगा मेरा 25 में जब मेरा 3 माइनस होगा बचेगा मेरा 20, तो बचेगा मेरा 22। कितना बचेगा? 22। तो आंसर मेरा होगा 22। क्या होगा? 22। आप लोगों को सूत्र याद रखना है, TN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, उसी पर बैठा दिए तो मान मेरा 22 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, बहुपद के गुणनफल। क्या पूछ रहा है? मूलों के गुणनफल। मूलों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, मूलों का गुणनफल को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अब सी मेरा क्या है? इसको बोलेंगे A, ये जो गुना है यहाँ पर ये बोलेंगे B, और इसको बोलेंगे C मेरा क्या है? 1। कितना है? 1। फिर A मेरा कितना है? 4। तो 1/4 आ रहा है, तो 1/4 मेरा क्या है? B। अगर पूछता मूलों का योगफल, क्या पूछता? मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -B/A। क्या होता है? -B/A। तो B मेरा क्या है? ये A, तो ये B मेरा -4 है, तो -4 यहाँ देते हैं, तो माइनस पहले से है और फिर माइनस देते हैं, ये फिर माइनस आता तो प्लस हो जाता है। क्या होता है? प्लस। और फिर ए मेरा कितना है? 4 से 4 काटे तो मेरा आता 1। कितना आता? 1। लेकिन यहाँ मूलों का योगफल पूछा तो होता 1, लेकिन मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, इसलिए मेरा हो रहा है 1/4। नेक्स्ट देखते हैं, AP का पहला पद A और सार्वंटर D हो तो nवां पद का योग होगा। तो आप लोग जानते हैं कि nवां पद का योग SN उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SN। और SN बराबर जो होता है वो होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। अगर जो ऑप्शन में ये मिल जाएगा वो मेरा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप लोग ये सूत्र ही है, SN बराबर होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो कहाँ ये मेरा यहाँ मिल रहा है, देखो n/2 SN बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये यहाँ मिला, तो ये मेरा करेक्ट होगा। n पदों का योगफल होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। याद रखना है। 1/√3 किसका मान है? तो 1/√3 मेरा 10 डिग्री का मान है। कितना है? 10 डिग्री का मान। साइन 30 का मान होता है 1/2, 10 60 का मान होता है √3, और साइन 30 का मान होता है √3/2। ये भी जानना जरूरी है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr²। अर्धगोला का जब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले तो 3πr², लेकिन जब अर्धगोला का ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देना है, अर्धगोला का जब वक्र बोले, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो होगा 2πr²। क्या होगा? 2πr²। अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr²। अब बात करते हैं गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², और गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी 4πr², क्योंकि उसमें कटा हुआ नहीं तो सब तरह से वक्र रहता है वो, ठीक है ना। तो गोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे या गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, दोनों होगा 4πr², लेकिन अर्धगोला में अंतर हो जाता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट रखना है, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा मान बताना है। देखो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करना है, cos थीटा बराबर cos थीटा का cos थीटा। अब हम यहाँ पे ध्यान देना है कि ये √2 जब इधर आएगा तो हो जाएगा नीचे, क्या होगा? नीचे तो हो जाएगा मेरा 1/√2। अब बताओ कोस कितना डिग्री मान 1/√2 होता है? जल्दी बताओ, कोस पता है डिग्री मान 1/√2 होता है, कितना होता है? तो थीटा बराबर मेरा आएगा 45 डिग्री। क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद है तो मूलों हो तो 1/α 1/बीटा मान पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं, पहले इसका क्या करेंगे? भिड़का जोड़ करेंगे। भिड़का जोड़ करेंगे तो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा नीचे, अल्फा से अल्फा कैंसिल तो ऊपर बचेगा बीटा, और बीटा से बीटा कैंसिल तो ऊपर यहाँ बचेगा अल्फा। अल्फा से 1 में गुना करेंगे तो मेरा होगा अल्फा। अब हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। क्या होता है? C/A। तो C 5 है और 1 पूछना है तो 5/1 लिखेंगे। तो फिर ध्यान देना, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो C मेरा कितना है? 5, और A 1 नीचे देंगे तो 1 से 5 भागने तो 5 ही होगा। और अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है? -B/A है, तो -B/A है, तो -3 और B -B/A है, तो माइनस के माइनस दिए। फिर यहाँ ध्यान देना है आप लोग को, क्या होता है थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर आप लोग को, -B/A है, तो माइनस उसका B मेरा कितना है? -3, और फिर A मेरा यहाँ कुछ नहीं गुना है तो कितना है? 1, तो माइनस माइनस कितना होगा? प्लस, तो हो जाएगा मेरा 3, या 1 से भाग देंगे तो मेरा 3 आएगा। कितना आएगा? 3, तो ऊपर आएगा 3।
तो 3/5 आ रहा है, क्या रहा है 3/5, तो आंसर मेरा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के दोनों मूल बराबर हो, दोनों मूल, जब दोनों मूल बराबर होता है तो याद रखना है कि d = 0 होता है। क्या होता है, जब d = 0 तो दोनों मूल बराबर, क्या होता है, दोनों मूल बराबर। जब d छोटा होता है 0 से तो मूल होता है जो वो होता है काल्पनिक तथा असमान, ये भी याद रखना, काल्पनिक तथा असमान होता है। और जब d बड़ा होता है 0 से तो मूल का जो मान होता है वो होता है वास्तविक तथा असमान, ठीक है ना, याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कार्तीय तल में स्थित बिंदु इतना इतना कोटि, आगे वाला भुज कहलाता है, पीछे वाला कोटि कहलाता है, कोटि पूछा तो -4 होगा, क्या होगा -4, तो ये होगा आगे वाला भुज और पीछे वाला कोटि, तो कोटि पूछ रहा है तो -4, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी घनाभ की लंबाई एल बी ऊंचाई इतना हो तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, क्या होता है LBH। और घनाभ का विकर्ण होता है √L² + B² + S², और घनाभ का पूर्ण परिक्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL या LH। अलग लगते हैं, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री है और कोण A 40 डिग्री है, तो कोण C बताना है। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का 180 डिग्री होता है, तो ये 90 और 40 कितना हुआ 130, 130 में कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा, तो 130 में हम 50 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, तो मेरा आंसर होगा सही डी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, जब इस तरह गुना में टेन या कोट याद देना है कि जब इस तरह गुना में रहे, ठीक है ना, इस तरह गुना में रहे और हम लोग का मान पता नहीं, 25 का मान कितना होगा, 20 का मान कितना होगा, तो मान पता नहीं है, तो याद रखना है कि जोड़ा लगाना है, क्या लगाना है, जोड़ा। और जोड़ा ऐसा जोड़ा लगाना है कि दोनों को जोड़ने पर 90 पूरे, देखो 25 और 65 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, 20 और 70 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो ये दोनों मिलके, ये दोनों जब गुना होगा तो इसका मान होता है 1, कितना होगा 1, फिर ये दोनों जब गुना होगा तो इसका मान होगा 1, और फिर सब गुना है तो 1 × 1 b, यानी जब भी इस तरह रहेगा तो इसका आंसर माना सिर्फ 1, क्या मानना है 1। जब भी गुना में रहे और हम लोग को मान पता नहीं है तो सिंपल देखना है कि 90 पूर रहा है कि नहीं, अगर 90 पूर रहा है, जोड़ा लग रहा है 90 का, तो उसका मान हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में दिया गया है कि इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, बनाओ त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात है, AB बटा PQ, AB बटा PQ, फिर BC बटा RP, BC बटा RP, यहाँ ध्यान देना है BC, यहाँ दोस्त RP नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई मिस्टेक दिया हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए QR, क्या होना चाहिए QR, क्यों, क्योंकि आप देखो AB PQ BC, तो नीचे वाला भी होना चाहिए, तो नीचे वाला यहाँ होना चाहिए QR, क्या होगा QR, इसके संगत यही है ना, तो QR होना चाहिए। तो देखो S भुजा फिर भुजा अनुपात बराबर है, तो हम जानते हैं कि SAS से समरूपता होता है, क्या होता है SAS से, तो S इसके अंतर्गत कौन आ रहा है, बीच में कौन, तो बीच वाला कौन B बराबर कौन Q होगा, क्या होगा कौन B बराबर कौन Q, तो यहाँ पर कौन B बराबर कौन Q, आंसर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और खुद से भाग लगे और किसी से भाग नहीं लगे वो कहलाता है अभाज्य संख्या। तो देखो 10 में 2 और 5 से भी लग रहा है, ये नहीं होगा। 21 में देखो 3 और 7 से भी लग जाएगा, ये भी नहीं होगा। 11 में देखो सिर्फ 1 और 11 से ही भाग लगेगा, बाकी किसी से भाग नहीं लगेगा, इसलिए 11 में क्या अभाज्य संख्या, क्या है अभाज्य संख्या। नेक्स्ट देखते हैं, 1 + कोट स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, तो यहाँ ध्यान देना है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर, तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और हम लोग जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। आप लोग जानते हैं कि दोस्त कि जब सेक ऊपर जाता है तो बदलता है कोस में, सेक जब ऊपर जाता है क्या बदलता है कोस में, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कोस, और स्क्वायर का स्क्वायर और थीटा का थीटा, और कोसेक जब नीचे आता है तो बदलता है साइन में, किसमें बदलता है साइन में, तो साइन लिख दो, और स्क्वायर का स्क्वायर और थीटा का थीटा, क्या होगा थीटा का थीटा। अब यहाँ बाहर हम जानते हैं कि कोट थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा, तो होगा कोट थीटा और स्क्वायर का स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर थीटा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या है संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी परिमाप क्या होता है वृत्त का 2πr, परिमाप यानी परिधि, और क्षेत्रफल क्या होता है πr², क्या होता है πr², और ये दोनों मेरा आपस में बराबर है, क्या है बराबर। तो पूछ रहा है यहाँ पर,
तो त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या क्या होगा ध्यान दो यहाँ पर, पाई से पाई खत्म, एक ठो आर से एक ठो आर खत्म, तो आर बराबर कितना आ रहा है मेरा दोस्त, आर बराबर आ रहा है मेरा 2, कितना आ रहा है 2, तो आर बराबर होगा 2 मात्रक, तो ये होगा मेरा बी करेक्ट, बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मेरा बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है मेरा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स मेरा होगा 2 और वाई होगा 3, आगे वाला एक्स पीछे वाला वाई, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और रूट अंडर मेरा आ रहा है 13, कितना आ रहा है 13, कितना आ रहा है 13, तो आंसर होगा रूट अंडर 13 इकाई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा है यदि दो संख्या का एचसीएफ 15 और एलसीएम 90 हो तो संख्या का गुणनफल, तो हम लोग जानते हैं कि संख्या का गुणनफल बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम सावर्तक गुना महत्तम सावर्तक, तो संख्या का गुणनफल बराबर होगा लघुत्तम सावर्तक गुना महत्तम सावर्तक, तो 90 गुना 15 करेंगे तो 15 नमा 35 से 135 ये आएगा, 0 का 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, यहाँ ध्यान देने वाला बात है, यहाँ मेरा दिया हुआ क्या है 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो हम लोग को थीटा मान निकालना है पहले, थीटा बराबर कितना होगा, तो 2 जब इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो भाग देंगे 60 में 2 से, तो आएगा 30 डिग्री, कितना आएगा। अब यहाँ पर साइन के जहाँ थीटा के यहाँ पर अब मान रख दो, तो थीटा मेरा कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान जो होता है वो होता है 1/2, तो इसका आंसर होगा बी करेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं आकृति पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी ए बराबर 8, देखो 8 दिया हुआ है और ये कौन 60 दिया हुआ है, पूछ रहा है पी बी की लंबाई होगी, ये पी बी की लंबाई होगी, तो हम लोग जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा दोनों, और बाह्य बिंदु से तो 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा दोनों आपस में बराबर होता है, तो ये मेरा 8 है, तो ये भी मेरा 8 होगा, तो इसका आंसर होगा 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का हल होगा। प्रतिच्छेदी रेखा का तात्पर्य है यहाँ पर कि इस तरह दोनों काट रहा है, दो समीकरण है, दो रेखा का समीकरण है जो इस तरह काट रहा है, तो कितना बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसका हल होगा एक हल, क्या होगा एक हल, और जिसका एक हल होता है उसको हम बोलते हैं अविरोधी समीकरण, ये भी याद रखना, क्या बोलते हैं अविरोधी समीकरण। और विरोधी समीकरण का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू नहीं बराबर है b1/b2, अगर a1/a2 नहीं बराबर होगा b1/b2 तो वो कराएगा मेरा अविरोधी समीकरण, और विरोधी समीकरण का एक हल होता है, ये भी याद रखना। और यहाँ पर एक बिंदु पर काट रहा है इसलिए इसका एक हल होगा। कोई हल कब नहीं होगा, जब वो समांतर होगा, समांतर होगा तो कोई भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, इसलिए कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होगा ये इस तरह भी पूछता है, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 और लास्ट में बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं है c1/c2, अगर ये दिया रहा है तो इसका भी एक भी हल नहीं होता है और एक भी हल नहीं हो रहा है, अर्थात यह विरोध कर दिया है, तो इसको बोलते हैं विरोधी समीकरण। यानी जब कोई हल नहीं होता है तो उसको बोलते हैं विरोधी समीकरण, और उसका फॉर्म होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है c1/c2 का। अनेक हल कब होता है, जब वो अनंत बिंदु पर काटता है, मान लो एक रेखा ये है और इसी पर भी दूसरा रेखा इसी पर आ गया है, पहला रेखा खींचे तो BC पर और दूसरा रेखा खींचे तो BC पर आ गया है, पहला रेखा और दूसरा रेखा खींच रहे हैं, दूसरा समीकरण खींच रहे हैं तो इसी पर आ गया है, तो देखो ये हर बिंदु पर टच कर रहा है, जब हर बिंदु पर टच कर रहा है तो इसका अनंत हल होगा, क्या होगा अनंत हल, तो इसका होता है अनंत हल, अनेक हल, ठीक है ना, अनेक हल होगा। और इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं आश्रित समीकरण। आश्रित मतलब दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है ना। तो यहाँ पूछ रहा है कि एक बिंदु पर कट कर रहा है तो एक हल होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दो समान कोणिक त्रिभुजों की में संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा, तो आप लोग पढ़े होंगे थेल्स पर में, उसमें जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है, जब दो त्रिभुज का कोण आपस में बराबर हो जाता है तो वो हो जाता त्रिभुज समरूप हो जाता है, तो उसका भुजा क्या हो जाएगा अनुपात में हो जाएगा। जब दो त्रिभुज समरूप होता है, जब दो त्रिभुज क्या यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का कोण आपस में बराबर है तो उसका भुजा सिंपल है, जब उसका कोण बराबर है तो वो समरूप होगा, और जब समरूप होगा तो उसका संगत भुजा अनुपातिक होगा। तो ये कहा था थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, किसने कहा था, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, आपने थेल्स पहले पढ़ा होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। चक्रीय चतुर्भुज पहले किसे कहते हैं ये जानो, वृत्त के अंदर बना वैसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर बना
वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त के परिधि को टच करे वैसा चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। देखो इसका ये चतुर्भुज जो है इसका चारों शीर्ष वृत्त के शीर्ष से टच कर रहा है तो ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज हुआ। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों का योग जैसे ये ले रहा है तो सामने वाला ये ले रहा है तो सम्मुख कोना का योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोनों का योग 180 डिग्री होता है तो इसका आंसर सही होगा डी, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, दो गोले के आयतन का अनुपात इतना है तो इनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आयतन हम जानते हैं गोला क्षेत्रफल में आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो ये तो दोनों गोला में आएगा 4/3 पाई तो दोनों में आएगा, लेकिन दोनों में आर क्या है वो समान होगा कि आयतन वो समान था, आर भी वो समान होगा। तो सिंपल यहाँ ध्यान रखना कि आर क्यू है, जब आर क्यू रहेगा तो इसको तो बराबर को वो पड़ जाएगा तो बदलता है घनमूल में। किसमें बदलता है घनमूल में। और जब स्क्वायर होता है तो बराबर को वो पड़ जाने पर बदलता है वर्गमूल में। तो यहाँ पर क्या है क्यू है तो बराबर को ऊपर जाएगा तो बदलेगा घनमूल में। तो जब भी आयतन दिया रहा है तो उसका क्या करना है घनमूल, क्या करना है घनमूल। तो 125 का घनमूल होगा 5 और 27 का घनमूल होगा 3 तो इसका त्रिज्या का अनुपात होगा, तो इनका त्रिज्या का अनुपात होगा 5:3। लेकिन यहाँ त्रिज्या का अनुपात नहीं पूछ रहा है दोस्त, यहाँ पूछ रहा है इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। और क्षेत्रफल में होता है आर स्क्वायर, क्या होता है आर स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो 25 और 3/3 9। तो इसका मेरा आंसर बी करेक्ट होगा। अगर पूछता त्रिज्या का अनुपात क्या होगा तो होता मेरा 5:3, लेकिन पूछ रहा है यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात तो त्रिज्या का अनुपात तो ये आएगा। अब इसको क्षेत्रफल में होता है आर स्क्वायर इसलिए इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, आएगा 25:9। नेक्स्ट देखते हैं cos थीटा बराबर x तो sec थीटा बराबर बताएं, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं sec थीटा को लिख सकते हैं हम क्या 1/cos थीटा, क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। अब देखो cos थीटा का मान कितना है x कितना है तो 1 का 1 और cos थीटा बराबर मेरा x है तो cos थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं x, क्या लिख सकते हैं x, तो 1/x आ रहा है तो आंसर मेरा डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष के निरसांक इतना इतना है तो त्रिभुज के केंद्रक निरसांक क्या होगा। तो त्रिभुज का केंद्रक निरसांक का सूत्र होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3 और y बराबर y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3, ठीक है ना। तो x का मान निकालते हैं पहले, तो x का मान क्या होगा 2x1 यानी 2x2 यानी 0 x3 यानी 4। तो 2 जोड़ 0 2 और 2 और 4 6। अब देना 3 से भाग, तो 3 से भाग देंगे तो मेरा आएगा 2, कितना आएगा तो 2 मेरा इसमें सिर्फ है और इसमें भी है। अब देखो y निकालो तो y1 y बराबर y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3। तो 4 जोड़ 6 10, 10 में से 1 घट जाएगा बचेगा 9 और 9 में 3 से भागा दो तो 3 से भाग देंगे आएगा 3, क्या आएगा 3। तो देखो 2 और 3 तो ये मेरा ये सही होगा। ये सही क्यों नहीं होगा मेरा माइनस में नहीं आ रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं n पदों वाला AP का योग का सूत्र दिया हुआ है, ठीक है ना। इस तरह मतलब दिया हुआ सूत्र, ऐसे तो सूत्र होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, लेकिन यहाँ स्पेशल लिख दिया हुआ है। तो इसका 6वां पद क्या होगा 6वां पद। जब भी योग दिया रहे दोस्त तो क्या करना है जो पद पूछ रहा है वो पद निकाल दो, उसका मान यहाँ 6 दे के उसका मान निकाल दो और उससे जस्ट एक कम वाला यानी 5 दे के मान निकाल दो और छठा पद जितना आया और पांचवा पद जितना आया योग, छठा पदों का योग जितना आया और पांचवा पदों का जितना योग आया, छठा पद में से पांचवा पद का योग घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो छठा पद निकालेंगे तो मेरा यहाँ रखो 6 6 36 और 6 दूनी 12 12 और 1 कितना होगा 13। जब इसमें 36 में 13 जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 49, कितना आएगा 49। अब पांचवा पद निकालना जैसे इससे कम निकालना है तो इससे कम निकालेंगे तो क्या होगा 5 25 और 5 दूनी 10 और 1 11 11 और 25 मेरा होगा 36। अब 49 में 36 घटा दो, जब 49 में 36 घटाएंगे तो मेरा आएगा 13, कितना आएगा 13। तो इसका आंसर होगा मेरा 13 करेक्ट होगा, ठीक है ना। जब 49 में 36 घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 13, तो यहाँ पर 13 करेक्ट होगा। दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में है तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम बताए थे जब भी क्षेत्रफल पूछे तो क्या करना है वर्ग। तो यहाँ भुजा का अनुपात दिया हुआ है, अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा था 3/3 9 और 5 25, ठीक है ना। और जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और भुजा का अनुपात पूछे तो वर्गमूल करना है, क्या करना है वर्गमूल। और जब आयतन का अनुपात दिया हो और भुजा का अनुपात पूछे या त्रिज्या का अनुपात पूछे तो घनमूल करना है, क्या करना है घनमूल, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देना है क्या कि यहाँ पर क्यों इस तरह करते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा के वर्गों के इसलिए हम वर्ग किए के अनुपात के बराबर होता है, इसलिए वर्ग किए हैं। अरे को बिंदु इतना के बीच की दूरी क्या होगा, तो दूरी सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं रूट
अंदर x1 माइनस x2 4 माइनस 2 x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 बचा 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y1 माइनस y2 तो -1 और फिर माइनस तो हो जाएगा -4 और फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो -1 और -3 -4 तो -4 का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखो 2 दूनी 4 और 4 16 तो 16 से कितना हुआ 20, कितना हुआ 20 और 20 का वर्गमूल निकालेंगे हम, तो 20 का वर्गमूल आएगा मेरा 2√5, क्यों? क्योंकि 2 दूनी 4 तो 2 मेरा बाहर हो गया, अब 5 बेचारा कह रहा बच्चा 5 अंदर रह गया, तो 2√5 क्या होगा 2√5। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होता है? तो x बराबर होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक में x बराबर होता है x1 जोड़ x2 बटा 2 और y बराबर होता है y1 जोड़ y2 बटा 2। ये सूत्र याद रखना है। तो देखो x1 बराबर x बराबर तो x1 जोड़ x2 3 जोड़ 3 करेंगे हो जाएगा 0, 0 में जब 2 से भाग देंगे तो 0 में किसी से भागा तो 0 होता है, तो 0 और कहीं आगे 0 है, एक तो यहाँ आगे 0 है, तो ये दोनों चेक करो आप। अब फिर y बराबर y1 जोड़ y2 तो 4 जोड़ 8 12 12 में 2 से भाग देंगे आएगा 6, तो 6 इसमें है, तो मेरा ये डी करेक्ट होगा। अब देखो एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। यहाँ देखो एक मीनार है, एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से ये पाद नीचे वाला पाद होता है, ठीक है ना, ऊपर वाला शीर्ष कहलाता है, उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री कोण बनाता है। कितना बनाता है? 30 डिग्री का। तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, तो देखो b आधार दिया हुआ है और p लंब पूछ रहा है, तो आधार और लंब का संबंध, लंब और आधार का संबंध आता है 10 में। किसमें आता है? 10 में। तो हम लोग को लेना है 10 यहाँ पर और 30 का 30 और अब 10 बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब इसको मान लो लंब ये ऊंचाई h है और आधार, तो लंब मेरा हुआ h और आधार हुआ 21 और 10/30 जो मान होता है 10/30 का मान होता है 1/√3 और इधर h का h और 21 का 21 होगा, 21 का 21 होगा। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h मेरा यहीं रहेगा और 21 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा 21 ऊपर और √3 नीचे, मेरा आएगा 21/√3। और जब इसका हम क्या करेंगे परिमेकरण करेंगे, तो परिमेकरण कैसे करते हैं? तो नीचे में संख्या जो है रूट में नहीं रहता है तो √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। परिमेकरण उसी तरह किया जाता है कि जो नीचे में रूट में संख्या दिया हुआ है उससे ऊपर नीचे गुना कर दो, तो गुना करेंगे तो 21√3 क्या आएगा 21√3 ऊपर आएगा मेरा 21√3 और नीचे √3 इंटू √3 3 होगा, 3 से काट देंगे 3 7 21 तो 7√3 आंसर होगा मेरा 7√3। देखो 7√3 कहाँ पर है, यहाँ ध्यान देना है। तो देखो 7√3 मेरा यह सी में है तो मेरा 7√3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दो भिन्न त्रिज्याओं को, यानी भिन्न त्रिज्या है तो सिंपल है कि उसका आकार भिन्न भिन्न होगा। मान लो एक तो बड़ा है, छोटा त्रिज्या, जब त्रिज्या छोटा तो वृत्त भी छोटा, त्रिज्या बड़ा तो वृत्त भी बड़ा। तो पूछ रहा है दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होता है, तो सर्वांशम तो कभी नहीं होगा। सर्वांशम कब होगा? जब दोनों आकार बराबर होगा, तब सब अंग समान होगा, यानी त्रिज्या जब समान होता है भी सर्वांश होगा, तो होगा समरूप। रूप तो समान है, ये भी गोल तो ये भी गोल, तो रूप समान इसलिए समरूप। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 तो कोट थीटा का मान बताएं, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 तो कोट थीटा का मान बताओ। तो ये मेरा कोसेक थीटा वाला जानते हैं, कोसेक थीटा वाला मेरा क्या होता है h/p, तो h हुआ मेरा 5 और p हुआ मेरा 3, अब कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा बराबर होता है b/p, तो p मेरा कितना है 3, कितना है 3। अब हम लोग को b निकालना पड़ेगा, तो b कैसे निकालेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि ये मेरा कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि आधार बराबर क्या होगा? तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 25 माइनस 3/9 तो आएगा 16, और जब 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो होगा 4, तो b मेरा हुआ 4/3, तो 4/3 मेरा कहाँ पर है देख लो, 4/3 मेरा यहाँ पर डी नंबर है, तो डी नंबर मेरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दो समरूप त्रिभुज ABC और DF इस प्रकार है कि 2AB बराबर DE, तो BC बराबर 8 तो EF बताना है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, दो त्रिभुज समरूप दिया हुआ है और 2AB बराबर दिया हुआ DE। अब यहाँ ध्यान देने बात है, 2AB बराबर क्या है DE, तो हम 2 को ये पार ले जाते हैं और DE को ये पार लेकर आते हैं, तो क्या होगा मेरा AB, यहाँ लिखते हैं, थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, यहाँ हम लिख रहे हैं इसको 2AB बराबर दिया हुआ है मेरा 2AB बराबर DE,
ठीक है। और दोनों अब हम क्या करते हैं, डी को इधर लेकर आते हैं, 2 को इधर भेजते हैं, तो मेरा ए बी बटा डी ई बराबर क्या होगा, जब इधर डी को इधर लेके चलेंगे तो कुछ ना बचा 1, और अब 2 को हम इधर लेके आएंगे तो बचेगा 1/2, क्या होगा 1/2। और यहाँ बी सी बराबर दिया हुआ है 8, क्या दिया हुआ है 8। अब सिंपल सी बात है, जब त्रिभुज मेरा समरूप है तो बी सी के संगत भुजा कौन होगा, ई एफ। बी सी का संगत भुजा कौन होगा, ई एफ। तो त्रिभुज जब समरूप होता है तो सबका संगत भुजा का अनुपात समान होता है, तो इसका भी अनुपात होना चाहिए बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा के अनुपात समान होता है, इसलिए बी सी बटा ई एफ। अब देखो यहाँ पर बी सी मान दिया हुआ 8, तो अगर हम यहाँ बी सी यहाँ पर 8 रखते हैं, तो अगर यहाँ पर हम 8 रखते हैं तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 8 दूनी 16, और ये इधर आएगा तो होगा ई एफ। तो ई एफ बराबर होगा 8 दूनी 16। तो 16 कहाँ पर दिया हुआ है, ए में दिया हुआ, तो ये मेरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ, निम्नलिखित में कौन सा सही है, यदि त्रिज्या आर वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है। हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, तो थीटा यहाँ कितना दिया हुआ है, पी डिग्री, कितना दिया हुआ है, पी डिग्री। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, 360 का 360। लेकिन देखो यहाँ ऑप्शन में कहीं नहीं मिल रहा है, ऑप्शन में कहीं नहीं मिल रहा है 360। पाई स्क्वायर थीटा पाई स्क्वायर पी बटा 180 है, ये नहीं होगा। यहाँ 2 पाई बटा 180 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 2 पाई बटा 360 है, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर होने संभावना है कब, ऊपर में 2 से गुना किए हैं। देखो पाई स्क्वायर थीटा में क्या 2 से गुना है, जब ऊपर में 2 से गुना करेंगे तो नीचे में भी 2 से गुना करो, तो जब नीचे में 2 से गुना करेंगे तो मेरा 720। 360 गुना जब 2 करेंगे, ऊपर 2 से गुना किए तो नीचे भी 2 से गुना करेंगे। अब 360 में हम 2 से गुना करेंगे तो मेरा आएगा 720, कितना आएगा 720। तो देखो वही आ गया पाई स्क्वायर पी, तो पाई स्क्वायर पी और 2 का 2 और नीचे में 720, तो 720 आ गया, तो मेरा ये बी नंबर करेक्ट होगा। यानी जो सूत्र जानते हैं आप लोग वो लिख दें और उसमें ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे तो मेरा ये बी आ जाएगा। इस तरह मेरा मैथ का मॉडल सेट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा है। और अपने दोस्तों के पास जो क्लास 10 में इस बार एग्जाम देने वाला है उसके पास भी शेयर करें और बताएं कि यहाँ पर मतलब इस चैनल पर अच्छा पढ़ाया जाता है, और जिससे कि वो भी लाभ प्राप्त कर सके। चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं पार्ट 3 में। थैंक्स। और यहाँ पर हम एक बात और बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हम साइंस का मॉडल सेट 5 1 2 3 4 5 पाँचों डाल चुके हैं, और हिंदी में मॉडल सेट 1 मॉडल सेट 2 डाल चुके हैं, और मैथ में भी मॉडल सेट 1 और ये मेरा अभी हुआ मॉडल सेट 2 हुआ। ठीक है, इतना डाल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं।